हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 2025 बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, आप सभी के लिए मैं लेकर के आ चुका हूं इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान विषय का मॉडल पेपर। और इस मॉडल पेपर को यदि आप तैयार कर लेते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी 100% की गारंटी है कि आप 70 में 70 का स्कोर बहुत ही आसानी से कर सकोगे। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी आज के इस वीडियो को देख रहे हैं, इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना। सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बताऊंगा, एक एक प्रश्न का उत्तर बताऊंगा। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं, आप लोग वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। सबसे जरूरी बात, आप इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। मेरे प्यारे बच्चों, 825 बीजेड कोड का मॉडल पेपर है। आपको बोर्ड परीक्षा में समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का और पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का, जिसमें से 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र यानी पेपर पढ़ने के लिए और 3 घंटे का समय आपके पास रहेगा पेपर को हल करने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ सामान्य निर्देश हैं, चलिए इनको भी पढ़ लेते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा है, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, खंड आ और खंड बा। 2 खंडों में पेपर विभाजित रहेगा। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं और जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर देने हैं। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का भी प्रयोग ना करें। एक बार आपने जो गोला काला कर दिया सो काला कर दिया। अब आप ना तो उसे काट सकते हैं, ना ही इरेजर से साफ कर सकते हैं, ना ही आपको व्हाइटनर का प्रयोग करना, कुछ नहीं करना है। अगला निर्देश है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। खंड बा में 50 अंक के, खंड बा में कितने अंक के? 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। इस खंड में वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के और वर्णनात्मक सेकंड टाइप के, आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर सेकंड होगा, सेकंड टाइप के प्रश्न तथा मानचित्र से संबंधित 2 प्रश्न हैं। किसमें? खंड बा के अंतर्गत। खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करना है। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर आपको समय नष्ट नहीं करना, इस चीज का भी विशेष ध्यान देना है आप सभी को। यहाँ पर आप देखेंगे अगला निर्देश, दिए गए मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका के साथ मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न 9A तथा 9B लिखने के लिए दिए गए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर खंड आ यानी पार्ट ए बहुविकल्पी प्रश्नों से संबंधित है और यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों निर्देश दिया गया है, दिए गए प्रश्नों के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। पहला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा यदि आप 70 में 70 का स्कोर करना चाहते हैं तो। पहला प्रश्न है, ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध मेरे प्यारे बच्चों जर्मनी देश से है। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो सन 1800 कब? 85 ईस्वी में। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर विकल्प नंबर जो सी वाला है ऑप्शन, यह सही हो जाएगा। सन 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी।
मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 3 भी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया ना कि इस मॉडल पेपर के एक एक प्रश्न को आप तैयार कर लेना यदि आप 70 में 70 अंक लाना चाहते हैं तो। मेरे प्यारे बच्चों, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? इसका उत्तर होगा सन 1929 ईस्वी में विश्व में आर्थिक महामंदी का प्रारंभ हो गया था। प्रश्न अगला है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? ये दोनों ही प्रश्न एक जैसे हैं, यानी यहाँ पर चौथा प्रश्न मिसप्रिंट हुआ है, जिसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इसका भी उत्तर क्या होगा? आर्थिक महामंदी का प्रारंभ सन 1929 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, बंबई में पहली कपड़ा मिल कब खुला? बंबई में पहली कपड़ा मिल कब खुला? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? बंबई में पहला, यहाँ पर पहला होगा, पहला कपड़ा मिल कब खुला? इसका उत्तर होगा 1854 ईस्वी में बंबई में पहला कपड़ा मिल खुला था। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न अगला है, ज्योतिबा फूले ने 1871 ईस्वी में जात प्रथा, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ज्योतिबा फूले ने 1871 ईस्वी में जाति प्रथा होगा, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? जाति प्रथा, यहाँ पर होगा जाति प्रथा की अत्याचार, जाति प्रथा के होगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मैं आपको सही करके भी बता रहा हूँ। अत्याचार पर कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो ज्योतिबा फूले जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी थी? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा गुलामगिरी। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, किस प्रांत में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है? इसका उत्तर होगा उत्तराखंड राज्य में। चिपको आंदोलन संबंधित है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन संबंधित है, तो चिपको आंदोलन मेरे प्यारे बच्चों किससे संबंधित है? वन संरक्षण से संबंधित है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? इस प्रश्न को याद करने की ट्रिक मैं आपको बता दूं। का से होता है कपास, का से क्या होता है? कपास होता है, और का से काली मिट्टी, तो का से कपास, का से काली मिट्टी, यानी कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों काली मिट्टी। प्रश्न संख्या 10 है, रबी की फसलों को होने का समय क्या है? यानी बोने का, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, रबी की फसलों को बोने का समय क्या है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों अक्टूबर से दिसंबर, यानी रबी की जो फसलें होती हैं यह अक्टूबर और दिसंबर माह के मध्य में ही बोई जाती हैं। प्रश्न अगला है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? तो ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कौन है? दिए गए विकल्पों में से आपको बताना है। यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है कोयला। और ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वह स्रोत होते हैं जो एक बार प्रयोग करने पर समाप्त हो जाते हैं, जिनका दोबारा प्रयोग नहीं हो सकता। एक बार आप कोयला जला दो तो वह क्या हो जाएगा? दोबारा जलने योग्य नहीं रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 12 है, एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है सतत पोषणीय संधारणीय विकास से। यहाँ पर चौथा यानी डी वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 13 है, जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे मेरे प्यारे बच्चों कहते हैं आंतरिक व्यापार। जैसे कि उत्तर प्रदेश से कोई वस्तु बेची गई और तमिलनाडु प्रदेश में या किसी अन्य प्रदेश में खरीद ली गई, तो इस प्रकार के व्यापार को क्या कहेंगे? आंतरिक व्यापार कहेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? श्रीलंका में सिंहली वर्ग के लोगों की संख्या
अधिक है। प्रश्न संख्या 15 है, संविधान में उल्लेखित 3 अनुसूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? संविधान में उल्लेखित 3 अनुसूचियों में से कौन सा विषय है जो समवर्ती सूची में शामिल है? इसका उत्तर हो जाएगा पहला ही ऑप्शन, शिक्षा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न संख्या 16 है, धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य में मेरे प्यारे बच्चों सभी धर्मों को समान समझा जाता है। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को एक बार जरूर शेयर कर देना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा है राजनीतिक दल जो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका उत्तर हो जाएगा समाजवादी पार्टी। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित देशों में से मानव विकास सूचकांक HDI के लिहाज से किस देश की स्थिति अन्य से बेहतर है? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस देश का, निम्नलिखित देशों में से मानव विकास सूचकांक HDI के लिहाज से किस देश की स्थिति अन्य से बेहतर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, म्यांमार। प्रश्न अगला है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया में उत्पादन कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्रक। प्रश्न अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो सन 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। इन प्रश्नों को आप सभी लोग तैयार कर लेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। चलिए आगे देखते हैं खंड बा के प्रश्नों को। और इसमें जो वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के प्रश्न हैं मेरे प्यारे बच्चों, इनका उत्तर भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को जरूर शेयर कर देना। यहाँ पर लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग आपको कितने शब्दों में देना है? 80 शब्दों में देना है। और प्रत्येक प्रश्न है कितने नंबर का? 4 नंबर का। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला यहाँ पर प्रश्न है, ऑटो वान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? तो ऑटो वान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऑटो वान बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति यानी सैन्य शक्ति पर चलकर जर्मनी का एकीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए उसे जर्मनी के एकीकरण का जनक कहते हैं। और दूसरा बिंदु है, बिस्मार्क ने कूटनीति द्वारा ऑस्ट्रिया को वैश्विक पटल पर एकाकी करके प्रथा की शक्ति को क्या किया? मजबूत किया। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग जरूर तैयार कर लेना इन सभी प्रश्नों को। नमक सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर क्या होगा? अपने 78 विश्वस्त क्रांतिकारियों के साथ महात्मा गांधी ने नमक यात्रा शुरू कर दी। कितने साथियों को लिया था महात्मा गांधी जी ने? 78 साथियों को। और नमक यात्रा शुरू कर दी। तब क्या हुआ? यह यात्रा साबरमती में महात्मा गांधी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर डांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर खत्म होनी थी। और मेरे प्यारे बच्चों, गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक प्रतिदिन लगभग 10 मील का सफर तय किया। और गांधी जी जहां भी रुकते हजारों लोग उन्हें सुनने आते। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट
किया तथा संदेश दिया कि लोग अंग्रेजों की शांतिपूर्वक अवज्ञा करें, अर्थात उनका कहना ना माने, यानी अंग्रेजों का कहना ना माने। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी दांडी पहुंचे। वहां उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाया। इस प्रकार गांधी जी और उन 78 सहयोगियों ने अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे। भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा। और इसके पहले यहाँ पर प्रश्न आप लोग ध्यान देंगे। प्रश्न संख्या 2 है, भूक्षरण से आप क्या समझते हैं, इसे रोकने के कोई 4 उपाय बताइए। चलिए इसका उत्तर आप लोग ध्यान दीजिएगा। मृदा अपरदन के कारण, मृदा अपरदन लिखा हो या भूक्षरण लिखा हो एक ही चीज है। मृदा अपरदन के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है और वह कृषि दो कार्य हेतु अनुपयुक्त हो जाती है। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, वह जो भूमि है कृषि के कार्य हेतु क्या हो जाती है, अनुपयुक्त, यानी कृषि करने योग्य नहीं रहती। अतः मृदा अपरदन को रोकना आवश्यक है, जिसके लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। पहला उपाय क्या है, बांध का निर्माण करके, नदियों पर बांध बनाकर जल को या जल के वेग को कम करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। दूसरा है यहाँ पर पशुचारण पर प्रतिबंध लगाकर, पशुचारण यानी पशुओं को चराने पर प्रतिबंध लगाया जाए तथा कृषि प्रणाली में सुधार करके भी मृदा अपरदन को नियंत्रित किया जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर तीसरा है वृक्षारोपण के द्वारा। तो वृक्षारोपण के द्वारा भी काफी मात्रा में पेड़ लगाने से मृदा अपरदन की प्रक्रिया रोकी जा सकती है। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद इस ढंग से वायु अपरदन को भी रोका जा सकता है। अगला है यहाँ पर समोच्च रेखाओं का निर्माण करके, ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है और इसे समोच्च जुताई कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न है, आप सभी लोग ध्यान देंगे। भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं बताइए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग ध्यान देंगे। इन सभी प्रश्नों का आंसर मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए आप सभी लोग इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। इसका उत्तर क्या होगा, भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं इस प्रकार से हैं। इसका उत्तर होगा उर्वरकों और रासायनिक खाद का प्रयोग न करने के कारण भूमि की उत्पादकता कम तथा फसल उत्पादन भी कम होता है। मेरे प्यारे बच्चों, दूसरी विशेषता है क्या कि यहाँ पर भारतीय कृषि प्रायः मानसूनी वर्षा, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता तथा अन्य पर्वतीय या पर्यावरणीय तत्वों पर निर्भर करती है। अगला है बिंदु, भारत के लोगों का जीवन स्तर निम्न होने के कारण ये लोग आधुनिक कृषि नहीं कर सकते और इनसे कृषि उपकरण भी, यानी इनके जो कृषि उपकरण हैं वह भी पुराने हो चुके हैं। ये लोग धन कमाने के लिए कृषि नहीं करते, बल्कि अपने और अपने परिवार की उदर पूर्ति के लिए कृषि करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है जो कि इस प्रकार से है, कह रहा है प्रश्न संख्या 3, खनिज के संरक्षण की आवश्यकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वर्तमान औद्योगिक युग में विभिन्न प्रकार के खनिजों का भारी प्रयोग किया जाने लगा है। खनिज निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रियाएं इतनी मंद हैं कि उनके वर्तमान उपयोग की तुलना में उनके पुनर्भरण की दर अत्यंत मंद है। इसलिए खनिज संसाधन सीमित, मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, सीमित तथा अनवीकरण योग्य हैं।
समृद्ध खनिज निक्षेप संपत्ति देश की मूल्यवान संपत्ति है, किंतु ये अल्पजीवी हैं। अयस्कों के सतत उत्खनन के गुणवत्ता गहराई बढ़ाने के साथ घटती है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 अथवा है, भारत में जाति प्रथा का राजनीतिक एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। भारत में जाति प्रथा वोटरों के ध्रुवीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राजनीतिक दल समाज में लोगों को जातीय आधार पर बंटवारा या बांटकर अपना वोट बढ़ाते हैं और इस कृत्य का राजनीतिक सफलता हेतु उपयोग करते हैं कि जातियों में विभाजित भारतीय समाज, मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय समाज क्या हो जाए का राजनीतिक दल देश की स्वतंत्रता के समय से अपने हित में उपयोग करते आ रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय समाज जो है का राजनीतिक दल देश की स्वतंत्रता के समय से ही अपने हित में उपयोग करते आ रहे हैं और जातीय विचारधारा को उग्र करने के या करने से समाज में बाई वैमनस्य यानी समाज में क्या हो जाएगा, वैमनस्य फैलता है तथा क्या होता है, सामाजिक समरसता कम होती है। जिन जातियों में पहले से ही पढ़ाई लिखाई का प्रचलन था और जिनकी शिक्षा पर पकड़ थी, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में भी उन्हीं का बोलबाला है। जिन जातियों को पहले शिक्षा से वंचित किया जाता था और उनके सदस्य अभी भी स्वाभाविक तौर पर पिछड़े हुए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अगला यहाँ पर प्रश्न को इस प्रकार से है, आप सभी लोग ध्यान देंगे। प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 4, सत्ता की साझेदारी। आप लोग ध्यान देंगे, प्रश्न क्या है यहाँ पर कि मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 4, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा इसका उत्तर। तो उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। इसमें लोग स्वशासन के संस्थानों के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है और सार्वजनिक नीतियां तय करने में सबकी बातें शामिल होती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाए। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न संख्या 4 यहाँ पर आप देखेंगे, 4 का अथवा वैश्वीकरण क्या है, इसका कोई एक लाभ बताइए। आप लोग इसका भी उत्तर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और तैयार भी कर लीजिएगा इन प्रश्नों का उत्तर। वैश्वीकरण का लाभ विशेष रूप से समाज के धन संपन्न वर्ग को प्राप्त हुआ। इन उपभोक्ताओं के सम्मुख पहले से कई विकल्प विद्यमान हैं और अब कई उत्पादों की गुणवत्ता, उत्कृष्टता और कम कीमत से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ये लोग पहले की तुलना में आज अपेक्षाकृत उच्चतर जीवन स्तर का उपभोग कर रहे हैं। वैश्वीकरण के कारण विभिन्न क्षेत्रों में नए उद्योग स्थापित हुए हैं तथा नए रोजगारों का सृजन हुआ है। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में नए उद्योग स्थापित हुए हैं तथा नए रोजगारों का भी सृजन हुआ है और विस्तार से हुआ है। क्या मेरे प्यारे बच्चों, आगे यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे। साथ ही इन उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करने वाली स्थानीय
कंपनियों को विस्तार से बुलाया है और कुछ ने तो अपने उत्पादन प्रक्रिया को आधुनिकीकरण भी किया है। मेरे प्यारे बच्चों, साथ ही इन उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियों का विस्तार हुआ है और कुछ ने तो अपने उत्पादन प्रक्रिया को आधुनिकीकरण भी कर लिया है या किया है। मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न यहाँ पर जो हैं वर्णनात्मक सेकंड टाइप के प्रश्न, जिनका उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, 50 नहीं 150 शब्दों में देना है। सॉरी, आप लोग ध्यान देंगे 150 शब्दों में देना है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न आप इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। प्रत्येक प्रश्न 6 नंबर का पूछा जाएगा। प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। अथवा में प्रश्न है, धान की खेती के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का वर्णन करें। और अथवा में प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, संघीय व्यवस्था क्या है? भारत की संघीय व्यवस्था की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्रश्न अगला है, आप लोग ध्यान देंगे, अथवा में लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन करना चाहता है या करता है? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ऊर्जा के गैर परंपरागत 4 स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। 6 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न अगला है, स्वयं सहायता समूह किसे कहते हैं? और विकास की अवधारणा क्या है? सामान्यतया इसमें या इनमें किन घटकों को सम्मिलित किया जाता है? अथवा में प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, तृतीयक क्षेत्र क्या है? इसकी विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। अब यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मानचित्र से संबंधित प्रश्न निर्देश दिया गया है। प्रश्न संख्या 9A तथा 9B, यहाँ पर भी होगा, आप लोग ध्यान देंगे, मानचित्र से संबंधित है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, 5 प्रश्न हैं 9A के अंतर्गत और 5 ही प्रश्न हैं 9B के अंतर्गत। कुल 10 नंबर के प्रश्न आएंगे मानचित्र पर आधारित। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लें और साथ ही साथ बोर्ड परीक्षा 2024-25 के लिए बेहतर तैयारी करने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए लेकर के आने वाला हूं और भी महत्वपूर्ण वीडियो। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ते रहें, मस्त रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखते रहें। जय हिंद।